आज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थर्ड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। थर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले हम जो अब तक पहले और दूसरे चैप्टर में प्रमुख जानकारियां जो अब यहाँ पर पुनः काम में आएंगी उनको एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की सहायता से होती है। बहुत सारे विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। इसमें आपके रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य जो आवश्यक नाभिक में विशेषता होनी चाहिए, नाभिकीय चक्रण है जिससे चुंबकीय आघूर्ण। तो इसमें हमने पढ़ा था कि I बराबर 1/2, 3/2, 5/2 यानी कि अपूर्णांक फ्रैक्शंस में जिनके वैल्यू होती हैं वो नाभिक हमारे मैग्नेटिक स्पिन वाले स्पिन एक्टिव होते हैं और उनके हम NMR स्पेक्ट्रम में अध्ययन कर सकते हैं। और इसमें दो स्तर बन जाते हैं। यदि इस तरह के हैं तो उसमें आपके एक कम ऊर्जा वाला अल्फा जीवान स्तर, एक अधिक ऊर्जा वाला बीटा स्पिन अवस्था। अल्फा से बीटा में जो भी एनर्जी का डिफरेंस है वो आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। जितना अधिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हम लगाएंगे और वैसे वैसे ही एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ कैसा रखते हैं, हम स्थिर रखते हैं और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हम परिवर्तन करके ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यौगिकीय संरचना का अध्ययन करते हैं। अब आज के नाभिक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो तरंगों के विकिरणों के अवशोषण द्वारा नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की चक्रण अवस्था यानी प्लस हाफ से माइनस हाफ में या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में जो परिवर्तन का अध्ययन है उसको ही हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने में इस NMR स्पेक्ट्रम में बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या जानकारी प्राप्त हो जाती हैं कि इसमें आपके ये कितनी तरह के सिग्नल हैं, ये सिग्नल कहलाते हैं। इसके अवशोषण शिखरों को हम सिग्नल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस चित्र में ये 3 सिग्नल दिखाए हैं। यदि किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, तो इन सिग्नलों की संख्या कार्बनिक यौगिक में NMR सिग्नलों की संख्या से उसमें उपस्थित प्रोटोनों के प्रकार मालूम पड़ जाते हैं। जैसे इस चित्र में यदि 3 है तो ये 3 अलग अलग प्रोटोनों के कार्बनिक यौगिक का स्पेक्ट्रम होगा। यदि 2 हैं तो उसमें 2 तरह के हैं। यदि एक ही सिग्नल है तो इसका मतलब उसमें सारे प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें सिग्नलों की संख्या से मालूम पड़ जाती है। नंबर दूसरा है कि ये जो सिग्नल आ रहे हैं इनकी विशेष स्थिति होती है। ये इस तरह का जो सिग्नल है ये विशेष प्रकार के प्रोटोनों का ही होगा और इसी जगह पे आएगा। तो हमें ये निश्चित पोजीशन से प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण की जानकारी मिल जाती है। यदि एलिफेटिक है तो वो अलग जगह पे होंगे, एरोमेटिक है तो अलग जगह पे होंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन से या विद्युत ऋणी परमाणुओं से जुड़े हुए प्रोटॉन हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग अलग होगा। यानी कि स्पेक्ट्रम में इन सिग्नलों की पोजीशन स्थिति अलग अलग होगी जो हमें कार्बनिक यौगिक की संरचना को समझने में सहायता प्रदान करेगी। और विशेषता है नंबर 3 कि इसमें एरिया जितना भी है, इस जो मैंने यहाँ देखा है सिंगलेट, इसमें जितना भी अंदर का एरिया है ये इसको 2 में बटा हुआ है, इसको कहते हैं डबलेट। इसमें जितना भी अंदर एरिया है और ये कहलाता है ट्रिपलेट। अंदर जितना भी एरिया है वो एरिया प्रोटोनों की संख्या के समानुपाती होता है। जो सिग्नल की इंटेंसिटी तीव्रता है या शिखर क्षेत्रफल है उसके अनुसार ही उस सिग्नल में प्रोटोनों की संख्या की जानकारी मिलती है। यदि मान लें कि यहाँ पे ये एरिया कितना है अंदर आपके लगभग 3 का और यहाँ कितना है इनमें अनुपात 5 का, तो इसका मतलब यहाँ 3 है इस तरह के प्रोटोन और यहाँ 5। तो इस तरह से जो एरिया है शिखर क्षेत्रफल से उससे हमें उस सिग्नल में, उस विशेष सिग्नल में प्रोटोनों की संख्या की जानकारी मिल जाती है।
और ये अब सिग्नल मैंने जैसे कहा था सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो सिग्नल में स्प्लिटिंग कहलाती है, विभाजन, इस स्प्लिटिंग के द्वारा हमें निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की जानकारी मिल जाती है। जैसे ये सिंगलेट है तो इसका मतलब इस कार्बन के निकटवर्ती अन्य कार्बन परमाणुओं पे कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग का। ये स्मॉल n+1 सूत्र होता है, n निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या। यदि n बराबर 0 तो यानी सिंगलेट, यानी पास में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। डबलेट, जब पास में एक कार्बन पे, पास के कार्बन पे एक प्रोटॉन है तो एक n की वैल्यू हो गई 1+1, यानी कि वो डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। इसको हम आगे से और डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि हमें ये NMR सिग्नल की, इस NMR स्पेक्ट्रम से कितने सिग्नल हैं तो हमें उसमें कितने कंपाउंड में प्रोटॉन है ये जानकारी मिल जाएगी। पोजीशन भी विशेष है, अलग अलग तरह के प्रोटॉन अलग अलग पोजीशन पे अपना सिग्नल देंगे। उसका एरिया से उस सिग्नल में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या मालूम पड़ जाएगी और उसकी स्प्लिटिंग यानी कि वो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट किस तरह का है तो निकटवर्ती प्रोटॉन मालूम पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जानकारी तो मालूम पड़ रही हैं। तो इसके लिए हमें, इसका मतलब ये है कि अभी और ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेंगी। अब इसको निकालते कैसे, नाभ की चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा पहले भी बता चुके हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कांस्टेंट स्थिर रेडियो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी स्थिर रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। इसमें जो बड़ी बृहद चुंबक, स्थायी चुंबक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना प्रैक्टिकली रूप से, प्रायोगिक रूप से कठिन है। तो फिर चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में लघु परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र भी लगाते हैं। इस लघु परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र लगाने के लिए क्या करते हैं कि मुख्य चुंबक के ध्रुवों के फलकों पर हेल्महोल्ट्ज कुंडली में के युग्म में, पेयर में धारा प्रवाहित की जाती है तो आसानी से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये आपके यहाँ लिखा है, ये हमारी मुख्य चुंबक हो गई। इस मुख्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो हमने ये यहाँ ये दो यानी एक पेयर में इस तरह से ये तार लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके लघु परासी है उसमें ये चेंज हो जाएगा और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। तो अब आगे की बात करें, जब किसी प्रतिदर्श सैंपल को दो चुंबकीय क्षेत्र में रखें, एक तो कैसा है, स्थिर है, और दूसरा कैसा है, रेडियो आवृत्ति के लिए परिवर्तनशील है, में रखकर रेडियो आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय के विकिरण डालते हैं तो वो सैंपल के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और आपके विशिष्ट क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करता है। जैसे क्या करेंगे, हम रेडियो आवृत्ति संसूचक, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे, उसको एम्पलीफायर के द्वारा रिकॉर्डर्स में NMR संकेत के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन कंपोनेंट हैं वो आपके निम्न है। नंबर पहला तो आपके वही सैंपल ट्यूब, प्रतिदर्श नलिका, तो ये आपके 5 mm यानी कि बहुत पतली सी ही है, 5 mm की कांच की नली का उपयोग जनरली NMR स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पदार्थ की 10 से 20 मिलीग्राम मात्रा को 0.5 cc उपयुक्त विलायक में विलयन बनाकर भर लेते हैं। अब ये हम NMR यानी प्रोटॉन का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो विलायक ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, और विलायक कैसा हो, इनर्ट, अक्रिय हो, कार्बनिक यौगिक से क्रिया न कर ले।
कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, तो फिर जब विलय होगा तभी जाके विलयन बनेगा और उसका NMR स्पेक्ट्रम अच्छे से आ पाएगा। तो आपके वो विलायक कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, कम क्वथनांक का होना चाहिए, यानी कि NMR स्पेक्ट्रम लेने के बाद यदि हम वापस पुनः पदार्थ प्राप्त करना चाहें तो बस हल्का सा गर्म करें, जो हमें विलायक मिलाया था वो एवोपरेट हो जाए, कंपाउंड हमारा पुनः शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाए। और इसके साथ साथ सस्ता भी होना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा महंगे का यूज़ कर लिया तो कहाँ से उसके खर्चे को वहन करेंगे। तो सब सर्वाधिक उपयोगी, जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, कम क्वथनांक का है, नॉन पोलर है, लगभग इनर्ट है, इस तरह का विलायक है हमारे पास उपयुक्त CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें सारी विशेषताएं हैं। इसके अलावा ड्यूटेरीकृत क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के H को हटा के D, इसका भी उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफॉर्म की अशुद्धि पाई जाती है। हालांकि CHCl3 के प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, उस सिग्नल से ज़्यादा कठिनाई यौगिक की संरचना ज्ञात करने में नहीं होती है। बिना प्रोटॉन का एक ये भी विलायक है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एक और है हेक्साक्लोरोएसीटोन। इसका भी उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात करने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। अब इस सैंपल ट्यूब को स्पेक्ट्रोमीटर में रखने के लिए एक उपकरण होता है जिसे कहते हैं प्रतिदर्श प्रोब, सैंपल प्रोब। यह वह उपकरण है जिसमें निश्चित स्थान पर सैंपल ट्यूब रखी जाती है। और ये जो सैंपल प्रोब है यह एयर टरबाइन से जुड़ा होता है, वायु चालित चक्र से, जो क्या करता है, सैंपल ट्यूब को देशांतरिक्ष में कई सौ चक्कर प्रति मिनट पर की दर से घूमती रहती है प्रतिदर्श प्रोब। इसमें रखा है हमारी सैंपल ट्यूब, यानी सैंपल ट्यूब भी अच्छे से घूमेगी और उससे क्या होगा कि जो हमने विलयन बनाया था वो बिल्कुल होमोजीनियस समांग विलयन बन जाएगा। और फिर जो हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें क्लियर एंड शार्प सिग्नल प्राप्त होगा। इसके बाद है मैग्नेट, चुंबक। स्थायी चुंबक, परमानेंट मुख्य चुंबक के रूप में हम 12 इंच या इससे अधिक लंबाई की चुंबक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये 14,000 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। यह होमोजीनियस, समांग और उच्च विभेदन कार्य के लिए उपयोगी होती है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन भी करना है, चेंज भी करना है, जैसे शुरू में पढ़ा हमने, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र स्वीप, मैग्नेटिक फील्ड स्वीप। प्रमुख चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए चुंबक के फलक के समानांतर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के युग्म में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र की समरूपता में परिवर्तन हुए बिना कई सौ मिली गॉस चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन समय के साथ सरल रेखीय होता है। ये सही परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं। वैसे ही रिकॉर्डर पे सिंपल से स्पेक्ट्रम लेके यह देख लेते हैं कि भाई जो हम चेंज कर रहे हैं वो सही और सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें एक और उपकरण काम में आएगा, फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का मेन स्रोत, सोर्स क्या है, तो वो सोर्स आपके ट्रांसमीटर के रूप में होगा, जो प्रतिदर्श प्रोब के चारों ओर लंबवत प्रेषित कुंडली, ट्रांसमीटर कॉइल तथा रिसीवर कॉइल, ये क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगी होती है। इस जो ट्रांसमीटर कॉइल है, प्रेषित कुंडली है, इसमें हम रेडियो आवृत्ति दोलक से जोड़कर निश्चित आवृत्ति के विकिरण प्रवाहित करते हैं। जनरली ये 60 मेगाहर्ट्ज के होते हैं। इस रिसीवर कॉइल, ये तो हमने ट्रांसमिट कर दिए, फिर उसके बाद एक और लगी हुई है रिसीवर कॉइल, ग्राह्यता कुंडली, ये नाभिकों द्वारा उत्पन्न रेडियो आवृत्ति संकेतों को डिटेक्टर तक पहुंचा देती है। फिर इसमें डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर पीछे कहाँ से जुड़ा हुआ है, आपके इस रिसीवर कॉइल से कंपाउंड नाभिक द्वारा
उत्पन्न रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करके आगे बढ़ा देता है पहचान के लिए। रिकॉर्डर डिटेक्टर से सिग्नल कहाँ आए, एम्पलीफायर में, प्रवर्धक में से होकर रिकॉर्डर में पहुँचे। रिकॉर्डर आपके कैसा होता है, कैथोड किरण दोलक रिकॉर्डर का उपयोग किया जाता है। यह प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति को तथा अवशोषण की तीव्रता के मध्य ग्राफ बना देता है। अब इसका जो आपके ये चित्र था, उस चित्र में बता देता हूँ मैं कि आपके ये मुख्य चुंबक है। इस मुख्य चुंबक में चेंज करने वाले के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड स्वीप है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जिससे कि आपके 6 मेगाहर्ट्ज के लगभग आगे ये यहाँ पे इसने डाले, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किए। फिर उसके बाद जो कंपाउंड से जो निकले वो कंपाउंड के निकले हुए यहाँ रिसीवर ने रिसीव करे। रिसीवर ने रिसीव करने के बाद फिर ये इंडिकेट उसमें एम्पलीफायर में पहुँचे। यहाँ एम्पलीफायर में डिटेक्ट होकर रिकॉर्ड हो गए। इस तरह का आपका ये रिकॉर्डर है। ये मैंने यहाँ भी अपने हाथों से भी बनाने की कोशिश करी है। ये आपके मैग्नेट, इस मैग्नेट में ये चेंज करने की मैग्नेटिक स्वैप, फिर उसके बाद ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इससे ये आपके ट्रांसमीटर, फिर ये इसके बाद रिसीवर, रिकॉर्डर, ये रिसीवर। और ये प्रोसेस कैसे प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस करने में क्या करेंगे, वही सैंपल ट्यूब में अज्ञात कार्बनिक यौगिक का उपयुक्त विलायक के 0.5 सीसी आयतन में 10 से 20 मिलीग्राम लेकर विलयन बनाकर सैंपल प्रोब में रख देंगे। यानी मेथड, क्योंकि सारा काम करना किसको है, अब करना है सब स्पेक्ट्रोमीटर में, और हमें इसकी बात मालूम होनी चाहिए। सब चुंबकीय क्षेत्र स्वीप द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं कि सैंपल ट्यूब में उपस्थित नाभिकों के चक्रण द्वारा उत्पन्न आवृत्ति दोलक की रेडियो आवृत्ति के बराबर हो जाए। ऐसा होने पर प्रोटॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा। वो अपने कम ऊर्जा वाले अल्फा स्तर से बीटा में चला जाएगा, जिसे हम रिसीवर कॉल की सहायता से डिटेक्ट करके रिकॉर्डर द्वारा NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेंगे। ये जो मुख्य चुंबक है, ये आपके विद्युत चुंबकीय भी हो सकती है, यानी विद्युत द्वारा। जैसे ये एक और बुक का डायग्राम है, इसमें आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो हम डाल रहे हैं कंपाउंड पे, फिर यहाँ रिसीव कर रहे हैं, और फिर ये मैग्नेटिक स्वीप से ये चेंज कर रहे हैं इसमें। और आपके ये मुख्य चुंबक में DC मैग्नेट से जोड़ के सप्लाई करके इसको चुंबक बना रहे हैं। एक और डायग्राम है, इसमें आपके ये मुख्य चुंबक ही है, मैग्नेट है, ये इसके बाहर दोनों तरफ लगे हुए ये मैग्नेटिक स्वीप है। ये आपके सैंपल प्रोब में सैंपल ट्यूब में इधर रिसीवर से आपने रेडियो आवृत्ति डाली और यहाँ इसने ग्रहण कर ली रिसीवर ने। इस तरह की हमारी ये है, और ये हमारा आज का 3rd है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि लगातार कंटिन्यूटी आप 3rd वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं, उससे पहले 1st और 2nd को थोड़ा सा सुन लें और देन उसके बाद 3rd पढ़ें। ऐसे ही कल यदि 4था पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा आप पहले एक बार सुन लें, देख लें, फिर उसके बाद 4था आप देखें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। धन्यवाद।